भारत में मुगल एम्पायर कायम होने से 28 साल पहले 1498 में पुर्तगाल का एक सेलर वास्को डी गामा ने दुनिया में पहली बार यूरोप से इंडिया आने वाली समुद्री रास्ते का खोज कर लिया था। और इस ऐतिहासिक खोज के बाद यूरोपियंस ने इसी समुद्री रास्ते के जरिए भारत के साथ व्यापार करने का प्लान किया। और फिर लगभग 100 साल बाद 1609 में सबसे पहले ब्रिटेन का एक व्यापारी थॉमस रो ने फोर्थ मुगल एम्पायर जहांगीर से भारत में व्यापार करने का परमिशन ले लिया। फिर इसके बाद पुर्तगाल, डेनमार्क और नीदरलैंड ने भी भारत में व्यापार करने का परमिशन लिया। और फिर 1658 तक इन सब ने भारत के समुद्र तटीय शहर में अपने अपने फैक्ट्री सेटअप कर दिए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शहर थे अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, गोवा, कोचीन, चेन्नई और कैलकाटा। लेकिन कुछ साल बाद इन सारे यूरोपियंस कंट्री के व्यापार का कमांड ब्रिटेन के हाथ में आ जाता है। और फिर 1664 में भारत में व्यापार करने के लिए फ्रांस का एंट्री होता है। इस वक्त भारत का बादशाह औरंगजेब था और मुगल साम्राज्य इतना बड़ा और ताकतवर था कि यूरोपियंस कंट्री के पास भारत पे कब्जा करने का कोई औकात नहीं था। फिर इसके बाद अगले 40-50 साल तक तो इन यूरोपियंस कंट्री का व्यापार भारत में तेज़ी से फल फूल रहा था। लेकिन यहाँ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच टेंशन बढ़ते गया, क्योंकि ये दोनों कंट्री भारत पे कब्जा करना चाहते थे और ये दोनों कंट्री एक दूसरे के खिलाफ विरोध शुरू कर दिए। और इनका यही विरोध भारत की ज़मीन पे इनका मिलिट्री अड्डा बनाने का बहाना बन गया, जिसके लिए अब इन यूरोपियंस कंट्री ने भारत में अपने गन्स, तोप्स और वारशिप लाना शुरू कर दिए। 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर कमज़ोर पड़ चुका था, क्योंकि अब मुगलों के वंशज के पास इतना बड़ा साम्राज्य संभालने का ताकत नहीं रहा। और इसी दौरान भारत में 5 साम्राज्य मुगल एम्पायर के कब्जे से बाहर निकलकर अपने आप में एक स्वतंत्र साम्राज्य बन गए, जिसमें सबसे पहला और ताकतवर साम्राज्य था मराठा, जिसके शासक थे छत्रपति शिवाजी। दूसरा साम्राज्य था हैदराबाद, जिसके शासक थे निजाम। तीसरा साम्राज्य था पंजाब। चौथा साम्राज्य था बंगाल और 5वां साम्राज्य था अवध। और अब यहीं से मराठाओं ने धीरे धीरे मुगल एम्पायर को भारत के नक्शे से उड़ाना शुरू कर दिया। और अगले कुछ ही सालों में मराठाओं ने पूरे सेंट्रल इंडिया पे कब्जा कर लिया। और फिर मराठाओं ने बंगाल पे कब्जा करने का प्लान किया। उस वक्त बंगाल एक मुस्लिम बादशाह के शासन में था, जिसका नाम था अलीवर्दी खान, जिसने लगातार 3 बार बंगाल को मराठाओं के हमले से बचा कर रखा था। लेकिन जब मराठा साम्राज्य का लॉयल चीफ पेशवा बाजीराव ने बंगाल पे हमला किया, तब अलीवर्दी खान ने बाजीराव को नहीं रोक सका और इस तरह से मराठाओं ने उड़ीसा को बंगाल से छीनकर उस पे कब्जा कर लिया और बंगाल से एनुअल टैक्स लेना शुरू कर दिया। मराठाओं को ये टैक्स चुकाने के लिए अलीवर्दी खान ने बंगाल के सारे व्यापारियों पे हैवी टैक्स लागू कर दिए। और यहाँ बंगाल में इस वक्त सबसे बड़ा व्यापार 2 यूरोपियन कंट्री का था, जिसमें पहला था फ्रांस और दूसरा था ब्रिटेन। और इन्हें सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, जिसके लिए ब्रिटेन बिल्कुल भी सहमत नहीं था। और इसी वजह से अब यहाँ ब्रिटिश और अलीवर्दी खान के बीच टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन हालात तो तब बिगड़ गया जब बंगाल का बादशाह अलीवर्दी खान का 1756 में मौत हो गया और यहाँ का इंचार्ज सिराजुद्दौला बचा, जो कि ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, क्योंकि वो सिराज को राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे थे और सिराज को बंगाल का बादशाह बनने से रोक रहे थे। और इसी वक्त फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने अपने व्यापार को बंगाल में और आगे तक बढ़ाने का फैसला लिया। लेकिन जब ये बात सिराज को पता चला, तब उसने तुरंत व्यापार को यहीं से बंद करने के लिए इन दोनों कंट्री को एक वार्निंग लेटर भेजा, जिसमें फ्रांस ने इस फैसले को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ब्रिटेन ने इसे रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से सिराज और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और ब्रिटेन के खिलाफ तुरंत एक घातक हमला करने का ऐलान कर दिया। और इस तरह से इसने ब्रिटेन के सारे व्यापार को कैलकाटा से उखाड़ कर फेंक दिया और ब्रिटेन का किला फोर्ट विलियम को सीज करके ब्रिटेन के लगभग 150 व्यापारियों को जान से मार दिया। और इसी घटना को ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा के नाम से जाना जाता है।
जो कि हर ब्रिटिश की यादों में एक गहरा जख्म बन गया। और अब यहीं से ब्रिटिश ने इमीडिएटली बंगाल के प्रिंस सिराज से बदला लेने की तैयारी कर दिया। यहाँ चेन्नई में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोकल गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने अपने सारे सेना को एक जगह इकट्ठा करके फौरन ये ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें केलकटा को फौरन दोबारा हासिल करना होगा। और फिर क्लाइव ने अपने आर्मी को लेकर केलकटा के लिए रवाना हो गया। और दिसंबर 1756 तक बंगाल की खाड़ी से होते हुए क्लाइव अपने वारशिप के साथ हुगली रिवर में इंटर करता है, जिसके कमांड में लगभग 1,500 ब्रिटिश आर्मी थे। और इस तरह से क्लाइव जनवरी 1757 तक केलकटा पहुंचता है और अचानक ब्रिटेन का किला फोर्ट विलियम पे अपने तोप से बमबारी करता है और कुछ ही मिनटों में सिराज के सेना को फोर्ट विलियम से उखाड़ कर फेंक देता है। फिर इसके बाद बंगाल का प्रिंस सिराज ब्रिटेन को जवाब देने के लिए अपने साथ 40,000 का सेना लेकर केलकटा के लिए रवाना होता है और क्लाइव से टकराने के लिए फोर्ट विलियम के सामने अपने सेना को लेकर तैनात हो जाता है। और इस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होता है, लेकिन यहाँ किसी का कोई नुकसान नहीं होता। फिर क्लाइव ने अपने कुछ आर्मी को लेकर रात के अंधेरे में पीछे की तरफ से हुगली रिवर से होते हुए अपने दुश्मन के कैंप पहुंचता है और अचानक उन पे आंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और कुछ ही मिनटों में सिराज के 600 लोगों को मार देता है। और जब तक सिराज के बाकी सेना इनको जवाब दे पाते, उससे पहले ही ये तुरंत सामने के रास्ते से फोर्ट विलियम के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ सिराज का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, इसलिए वो बंगाल और ब्रिटेन के बीच शांति बनाए रखने के लिए रॉबर्ट क्लाइव से समझौता कर लेता है। और बंगाल से निपटने के बाद अब रॉबर्ट क्लाइव फ्रांस को अपना निशाना बनाता है, क्योंकि जब 1664 में फ्रांस भारत पे अपना व्यापार शुरू किया था, तब से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच टेंशन बढ़ते गया और आखिरकार भारत में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1746 से जंग शुरू हो गया। और इस वक्त मार्च 1757 में इन दोनों देशों के बीच लड़ाई जोरों पे चल रहा था। तभी इसी दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच व्यापारियों पे एक घातक हमला करता है और इस हमले के बाद सिराज और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सिराज के लिए ये हमला खुल्लम खुल्ला नियम का उल्लंघन करने जैसा था जो उसने क्लाइव के साथ समझौता किया था। और इस हमले के बाद सिराज ने तुरंत फ्रांस के साथ मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ वार करने का फैसला लिया और इस बार बंगाल से ब्रिटिश का नामो निशान मिटाने के लिए ठान लिया। लेकिन यहाँ बंगाल में एक और राजनीति चल रहा था, जिसमें सिराज के अपने ही लोग उसे राजगद्दी से हटाना चाहते थे। और सिराज को ये बात दूर दूर तक पता नहीं था कि इस साजिश के पीछे उसके अपने ही अंकल मीर जफार का हाथ है। और जब ये साजिश का पता रॉबर्ट क्लाइव को मिला, तब उसने फ़ौरन मीर जफार को ख़रीद लिया, क्योंकि मीर जफार सिराज का सेना का चीफ था। और क्लाइव ने मीर जफार को ये प्रस्ताव भेजा कि तुम किसी भी तरह इस जंग में सिराज को हरवा दो, फिर मैं तुम्हें बंगाल की राजगद्दी पे बिठा दूंगा। इस जंग में तुम सिराज के साथ रहोगे, लेकिन लड़ाई ब्रिटेन के लिए लड़ोगे। और इस प्रस्ताव को स्वीकार करके मीर जफार ने रॉबर्ट क्लाइव को जिताने का समझौता कर लिया। अब ये बात रॉबर्ट क्लाइव को भी पता चल चुका था कि बंगाल पे कब्जा करने के लिए इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और उसने तुरंत बंगाल के साथ फाइनल लड़ाई करने का ऐलान कर दिया और अपने आर्मी को लेकर सिराज से टकराने के लिए केलकटा से निकल पड़ा। और इस तरह से 23 जून 1757 को केलकटा से 150 किलोमीटर दूर नॉर्थ में प्लासी नाम के एक विलेज में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहां रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3000 सेना था और सिराज के पास 60,000 सेना था। लेकिन इसके 40,000 सेना मीर जफार के अंडर में थे, जो कि किसी काम के नहीं थे। और अब यहाँ एक भयंकर जंग छिड़ने वाला था, एक ऐसी लड़ाई जो हिंदुस्तान का किस्मत पलटने वाला था। अब दोनों तरफ के सेना जंग की पोजीशन ले चुके थे। इधर रॉबर्ट क्लाइव के सेना में 1000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे और 2000 इंडियन सोल्जर्स थे, जो कि साउथ इंडिया से लाए गए थे। वहीं दूसरे तरफ सिराज के सेना में 30,000 पैदल सेना थे
जिनके पास मैच लॉक राइफल्स थे। 20,000 घुड़सवार सेना थे जिनके पास तलवार और भाला थे। यहाँ तक कि 34 तोप्स और वार एलिफेंट्स भी थे। इस जंग का फाइनल रिजल्ट मीर जफार के हाथ में था कि वो अपने बादशाह का साथ देगा या फिर उसके साथ गद्दारी करेगा। यहाँ मीर जफार और उसके गद्दार साथी अपने साथ 40,000 का सेना लेकर सिराज के लेफ्ट विंग में शामिल थे और दूसरे तरफ सिराज के 2 वफादार सेनापति अपने साथ 20,000 का फौज लेकर फ्रेंच आर्मी के साथ राइट विंग में थे, जिसमें पहला था मेयर मेडन और दूसरा था मोहनलाल। रॉबर्ट क्लाइव को ये बात पता था कि मीर जफार अपने सेना के साथ सिराज के लेफ्ट विंग में तैनात है, जहां से रॉबर्ट क्लाइव को कोई खतरा नहीं है। इसलिए क्लाइव सबसे पहले राइट विंग को अपना टारगेट बनाया और अपना पूरा फोकस राइट विंग से लड़ने में लगाया। और इस तरह से यहाँ ब्रिटिश के तरफ से और सिराज के राइट विंग के तरफ से बमबारी शुरू होता है, जिसमें ब्रिटिश आर्मी सिराज को थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन इस दौरान मीर जफार अपने तरफ से ब्रिटेन पे कोई हमला नहीं करता है। लेकिन यहाँ हालात तो तब बिगड़ा जब अचानक बारिश शुरू हो गया, जिसमें सिराज के तोप्स और गन्स इस वक्त चलाने के लायक नहीं रहे। लेकिन ब्रिटिश के गन्स अब भी चलाने लायक थे, क्योंकि इनका कैंप त्रिपाल से कवर किया हुआ था। और इसी मौका का फ़ायदा उठाकर ब्रिटिश ने इनके राइट विंग पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिए और लाशों के ढेर लगा दिए। लेकिन कुछ समय के बाद बारिश बंद हुआ, तब सिराज के राइट विंग इनको मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिए। अब यहाँ ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तभी रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आर्मी को फायरिंग रोकने का आदेश दिया। और जब ब्रिटेन के तरफ से फायरिंग रुका, तब सिराज के वफादार सेनापति मेयर मेडन को ऐसा लगा कि ब्रिटिश के सारे गन पाउडर्स और गोला बारूद खत्म हो गए हैं। इसलिए इसने अपने सेना को लेकर ब्रिटिश को अब ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मेयर मेडन का ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ। इसलिए जैसे ही मेयर युद्ध के मैदान के बीचों बीच पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटिश अचानक इन पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और एक ही झटके में इनके आधे सेना को ख़त्म कर दिए, जिसमें मेयर मेडन का भी मौत हो जाता है। और जो बच गए उनको मजबूर होकर वापस पीछे भागना पड़ा। अपने इस वफादार सेनापति के मौत के बाद सिराज अब बेहद टेंशन में आ चुका था। और इधर लेफ्ट विंग में मीर जफार युद्ध के मैदान में खड़ा सिर्फ तमाशा देख रहा था। अब रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि सिराज के तरफ से लड़ने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। इसलिए अब उसने सिराज के आखिरी वफादार सेनापति मोहनलाल को ख़त्म करने के लिए अपने सारे फौज को लेकर आगे बढ़ता है और कुछ ही मिनटों में इनके बचे हुए सेना को ख़त्म कर देता है, जिसमें सिराज और उसके वफादार सेनापति मोहनलाल भी मारे जाते हैं। और इस जंग का नाम पड़ा फर्स्ट बैटल ऑफ प्लेसी, जो कि 1757 में हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ पहला जीत हासिल करके मीर जफार को बंगाल के राजगद्दी पे बैठा दिया। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1759 में ब्रिटिश ने मीर जफार को भी बंगाल के राजगद्दी से उठाकर फेंक दिया और इस तरह से ब्रिटेन ने सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किया। और इसी दौरान साउथ इंडिया पे कब्जा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई जोरों पे चल रहा था। और भारत के नॉर्थ में मराठाओं ने मुगल साम्राज्य को तोड़कर इतना छोटा कर दिया था कि अब मुगल साम्राज्य का शासक आलमगीर ने मराठाओं से अपने साम्राज्य वापस लेने के लिए अवध का बादशाह सहूजा-उद-दौला को अपने साथ शामिल कर लिया। और फिर इन दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान का एक खूंखार बादशाह अहमद शाह दुर्रानी को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें लिखा था, आप हमें किसी भी तरह मराठाओं से बचा लो और इसके बदले में हम आपको दिल्ली देंगे। और ये सुनहरा ऑफर मिलने के बाद अहमद शाह दुर्रानी ने अपने साथ 1 लाख का फौज लेकर मराठाओं से टकराने के लिए और दिल्ली को हासिल करने के लिए अफगानिस्तान से निकल पड़ा। चलो हिंदुस्तान, जंग की तैयारी करो। और अब भारत के इतिहास में अब तक का सबसे भयंकर युद्ध का शुरुआत होने वाला था और वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और इसी जंग का फ़ायदा उठाकर ब्रिटेन अब पूरा नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करने वाला था।
जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अगले एपिसोड में।